हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड आज के इस वीडियो में जहां पर हमारा 21 डेज चैलेंज इज गोइंग ऑन फॉर कॉस्टिंग एफएमएसएम एंड एडवांस अकाउंट जी। एडवांस अकाउंट का सेशन नंबर 17 आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें एएस हम करेंगे जैसे कि हम पिछले कुछ सेशन से करते आए हैं। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया बता दूं, सारे चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। एंड अगर आपने आज से पहले का कोई भी सेशन मिस किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है इन सेशंस को देख सकते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट के सेशंस जो हैं आपको मिल जाएंगे। आज सेशन नंबर 17 में बात करने वाले हैं एएस नंबर 15 और एएस नंबर 19। एएस नंबर 15 जो कि इंप्लॉय बेनिफिट्स की बात करता है, और एएस नंबर 19 जो लीजेस की बात करता है। तो आइए मेरे दोस्त, मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर, जहां पर हमें 10th जो है डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, जो मैंने प्रश्न और जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले हैं। सो डे नंबर 17 है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एएस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एएस नंबर 19 लीजेस। एएस नंबर 15 जो कि सीए इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया, सीए इंटरमीडिएट में, उससे पहले सीए फाइनल में होता था। एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो की बात करता है कि एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं विच मे बी ऑफ द शॉर्ट टर्म नेचर और विच मे बी ऑफ द लॉन्ग टर्म नेचर, या फिर हो सकता है कि टर्मिनेशन के बाद वाले बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट के बाद वाले बेनिफिट्स हैं, तो उनकी बातचीत जो है की जाती है। वहीं एएस नंबर 19 बात करता है लीजेस की। लीज का मतलब होता है जहां पर एक पार्टी एसेट को ट्रांसफर करती है टू द अदर पार्टी। तो जो पार्टी एसेट ट्रांसफर करती है वो है लेसर, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है जी वो है लेसी। तो लेसर और लेसी अपनी बुक्स में क्या ट्रीटमेंट करेंगे इस ट्रांजैक्शन की, उसके बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट डिपेंड करती है लीज के नेचर पर। लीज फाइनेंस लीज भी हो सकती है और लीज ऑपरेटिंग लीज भी हो सकती है। फाइनेंस लीज कब होती है? 5 कंडीशन बताई गई हैं जी एएस 19 में। अगर उनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये वाली लीज फाइनेंस लीज कहलाएगी, और अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग लीज में चला जाता है केस। तो आइए, देर किस बात के पुत्रों, कुछ प्रश्न जो है हो जाएं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन कहता है जी एक्सप्लेन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो बहुत ही बढ़िया चीज है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की बारे में दो प्लान्स होते हैं, डीसीपी एंड डीबीपी। डीसीपी क्या है? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। और दूसरा प्लान है डीबीपी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। कौन से? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यानी कि जब तक इंप्लॉय मेरे पास काम कर रहा है उस समय के दौरान ये बेनिफिट नहीं मिलने वाले। जिन प्लान्स की बात हो रही है इनका बेनिफिट उसको एम्प्लॉयमेंट के बाद मिलेगा। ठीक है जी। तो पूछ रहे, एक्सप्लेन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूं, एग्जाम में आने का काफी ज्यादा चांस इसका रहेगा और मल्टीपल चॉइस के माध्यम से ही पूछ सकता है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बड़ा ही आसान है इसको पहचानना, इसको समझना। इसका जो मीनिंग है वो यही नाम में छुपा है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या है कि कंट्रीब्यूशन डिफाइन की गई है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या है कि बेनिफिट डिफाइन किया गया है। डिफाइन कंट्रीब्यूशन प्लान, हमने कंट्रीब्यूशन डिफाइन कर दी। मैं मान लो एम्प्लॉयर हूं, मेरे पास 100 एम्प्लॉइज हैं, तो मैंने कंट्रीब्यूशन का अमाउंट डिफाइन कर दिया। कैसे किया डिफाइन? एक्चुरीज जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं इंश्योरेंस फील्ड के, उनके साथ बैठकर मैंने उनको सारा डाटा दिया, उन्होंने कुछ अजम्पशंस एक्सेट्रा ली और उसके बेस पर उन्होंने बता दिया कि साहब आप इतने रुपए का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज के लिए डालते जाइए और एट द एंड इतना रुपया ये बन जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है, जब इंप्लॉई की सर्विसेज खत्म होंगी उस समय ये पैसा जो है उनको मिलेगा रिटायरमेंट पर। एक तरह से ये कह सकते हैं हमने यहां पर कंट्रीब्यूशन डिफाइन की है कि भाई हर महीने इतने रुपए की कंट्रीब्यूशन मैं तुम्हारे बिहाफ पे डालूंगा। मान लो 20 साल बाद इंप्लॉई की जो है अपना खत्म हो रही है जॉब, अब 20 साल बाद उसे बेनिफिट जो मैंने सोचा था वो मिल पाएगा या नहीं, इसका रिस्क मेरा नहीं है, इसका रिस्क इंप्लॉई का है। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने तो कंट्रीब्यूशन निकालकर जमा करानी स्टार्ट कर दी। अगर किसी भी वजह से जिस प्लान में पैसे डाले वो उतने रुपए की रिटर्न ना जनरेट कर पाया, या फिर जो एक्चुअलीज ने असम्पशन ली थी उसमें कोई गलती हो गई, अब असम्पशन तो असम्पशन है, असम्पशन में ऑब्वियसली गो रॉन्ग, तो उसका रिस्क मेरे ऊपर नहीं आएगा। मैंने तो कंट्रीब्यूशन डिफाइन करी थी भाई। दूसरा क्या है? डिफाइंड बेनिफिट प्लान, नाम से क्लियर है। डिफाइंड बेनिफिट मींस द बेनिफिट वाज डिफाइंड। तो हमने बेनिफिट डिफाइन किया, मैंने बता दिया जी इस इंप्लॉय को मैं टर्मिनेशन पर, सॉरी टर्मिनेशन नहीं, आई शुड से, कि जब तेरा जॉब खत्म हो जाएगा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में तेरे को इतने रुपए का बेनिफिट दूंगा। उसके लिए कितने रुपए की कंट्रीब्यूशन करनी है वो अब बैक कैलकुलेशन करके आप सोचो। इस केस में क्योंकि आपने बेनिफिट डिफाइन कर दिया, बेनिफिट प्रॉमिस कर दिया, एक अमाउंट प्रॉमिस कर दिया एम्प्लॉय को, सो इसमें अगर कोई रिस्क होगा कि यार एक्चुअली की अजम्पशन गलत हो गई या फिर प्लान इतना रुपए की एसेट जो है इतने रुपए की रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए, तो वो जो रिस्क होगा वो एम्प्लॉयर का होगा, एम्प्लॉय का नहीं होगा। मतलब मान लो मैंने कह दिया भाई तेरे को 50 लाख रुपए दूंगा और मैंने उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन करनी स्टार्ट कर दी, और लास्ट में पता चला जो मैंने कंट्रीब्यूशन की थी उसके हिसाब से तो रिटर्न आई और टोटल पे सिर्फ 35 लाख बना। मैंने तो 50 लाख देना है, तो 15 लाख रुपए का रिस्क मेरा है, एम्प्लॉय का नहीं है, क्योंकि यहां पर उसका बेनिफिट डिफाइन कर दिया गया है।
So defined contribution plans are post-employment benefit plans under which an enterprise pays fixed contribution into a separate fund, will have no obligation to pay the further contributions. Under defined contribution plan, actuarial risk and the investment risk फॉल ऑन द एम्प्लॉय। जो मैंने बताया एक्चुअल रिस्क मतलब क्या, assumptions वाला, और इन्वेस्टमेंट मतलब कि उतने रुपए की रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए। डिफाइंड बेनिफिट प्लान कौन से हैं? द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अंडर देन डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, एंड इन डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान द एक्चुअरियल एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल ऑन द एम्प्लॉयर। तो मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, बताओ जी एक्चुअल रिस्क एम्प्लॉय का कौन से प्लान में होता है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो एम्प्लॉय का कौन से वाला डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान है, इस तरह से। अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन के अंदर जी, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। 4 ऑप्शन है, ऑब्वियसली हर एक ऑप्शन का अलग अलग उत्तर आएगा। पहला, लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज एट लोअर देन फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। पहला केस कहता, लेसर ने लेसी को बोला है कि भाई तेरे पास ऑप्शन होगी, इफ यू वांट टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म तो खरीद लियो, और वो जो ऑप्शन है इट इज एट लोअर देन फेयर वैल्यू, मतलब मार्केट में जो प्राइस उसका चल रहा होगा उससे सस्ते में मैं इसको ऑप्शन दे दूंगा कि भाई तूने लेना है तो ले ले। तो ये कौन सी लीज लग रही है? इट इज फाइनेंस लीज। आइए उत्तर देखते हैं। इफ इट बिकम्स सर्टेन एट द इंसेप्शन ऑफ लीज इटसेल्फ, सर्टेन अगर हो जाए एट द इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग में ही लीज के कि ऑप्शन लेसी कर लेगा एक्सरसाइज, तो इट्स अ फाइनेंस लीज। और फेयर ऑप्शन है, फेयर ऑप्शन है, उसको मार्केट वैल्यू से कम पे मिल रहा है तो वो क्यों छोड़ेगा, तो वो ले लेगा। दूसरा केस, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज पुत्र 7 ईयर, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज 7 ईयर, लीज टर्म है 6 साल की, बट एसेट इज नॉट एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ लीज टर्म। 7 साल की इकोनॉमिक लाइफ थी और मैंने जिस लेसी को दिया 6 साल, तो वही यूज कर रहा है अकेला। तो कहते बताओ क्या ये इसको फाइनेंस लीज बोलेंगे या नहीं? एसेट उसने एक्वायर नहीं किया। तो AS 19 में ये वाली कंडीशन मेंशन की गई है कि भाई अगर मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ के लिए एक ही लेसी के पास पड़ा है, लीज किया आपने, तो ये भी क्या माना जाएगा? फाइनेंस लीज। 7 साल में से 6 साल तो लेसी ने यूज कर, अब उसने लास्ट में खरीदा नहीं खरीदा मैटर नहीं करता। Lease will be classified as finance lease because a substantial portion of the life of asset is covered by the lease term. तीसरा केस, इकोनॉमिक लाइफ है 6 साल की, लीज की टर्म सिर्फ 2 ही साल है, बट द एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर एंड हैज बीन प्रोक्यूर्ड ओनली फॉर द लेसी यूज। तो मेरे पास पैसे हैं, एक पर्सन है मेरे को अप्रोच किया, कहते हैं मेरे को ये वाली चीज दे दो, तो वो स्पेशली मिलती नहीं है, मैंने खरीद कर उसको स्पेशल नेचर का कन्वर्ट करा के लेसी को दे दी। अब चाहे उसने 2 ही साल यूज किया, लेकिन अगर 2 साल का मेरे को वापस कर भी देगा तब भी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि ऐसा स्पेशल नेचर का है दैट ओनली द लेसी कुड यूज इट। तो इस केस में भी जब ऐसी कंडीशन साथ में बताते तो ये भी आपका फाइनेंस लीज बन जाता है। सिंस द एसेट इज प्रोक्यूर्ड ओनली फॉर द यूज ऑफ लेसी, इट इज अगेन अ फाइनेंस लीज। अंतिम केस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट मान लो x है और फेयर वैल्यू y है। कहता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP है x और फेयर वैल्यू है y, तो इस केस में बताओ फाइनेंस लीज कब कहेंगे? कंडीशन आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो कहा गया है AS 19 में इसको फाइनेंस लीज कब मान लेंगे? या तो x इज इक्वल टू वाई हो जाए, मतलब जो आपकी लीज पेमेंट्स करनी है अगर मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं वो फेयर वैल्यू के बराबर हो जाए, या फिर अगर बराबर नहीं है तो भी सब्सटेंशियली उसके बराबर हो जाए। यू कैन से मोर देन इक्वल टू 85% अगर आ गया। मान लो मेरा वाई है जी 10 लाख रुपए का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आ गई 8,80,000 रुपी, 8,80,000। तो आप 8,80,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लो जी, 88% आ रहे। मैंने रूल किया था एएस में नहीं लिखा, बट जनरली माना जाता है कि 85% के इक्वल या उससे ज्यादा अगर आ जाए तो हम कह देंगे कि हाँ ये भी फाइनेंस लीज है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, एग्जाम में आने का खूब चांस रहता है इस प्रश्न का भी। आइए जी अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, B&P Limited availed a lease from N&L Limited. The conditions of the lease term are as under. तो B&P availed a lease. B&P कौन हो गया जी? पुत्र लेसी, एंड NL कौन हो गया पुत्र? तो लेसर। क्वेश्चन कहता है जी जो लीज पीरियड है ना 3 साल है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2009 एक्सरसाइज हुआ, इक्विपमेंट लिया है आपने जिसकी कॉस्ट है 10 लाख और लाइफ है 5 साल की, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू भी 10 लाख रुपए है। प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू लेसर ऑन द टर्मिनेशन ऑफ लीज, लीज खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी लेसर के पास। 5 साल की लाइफ में से 3 साल का आपका लीज पीरियड है। द अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज 1 लाख एट द एंड ऑफ ईयर 2011। 2009 में स्टार्ट हुआ, 2009 के स्टार्टिंग में आपका लीज का एग्रीमेंट बना, 2009, 2010 और 2011 के एंड में खत्म हो जाएगा। तो कहता है उस टाइम पर जो यूजीआरवी है, रेजिडुअल वैल्यू अनगारंटीड 1 लाख रुपए की है। 3 इक्वल एनुअल पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, लीज की पेमेंट के लिए हर साल के एंड पे एक पेमेंट जाएगी। क्वेश्चन सेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। तो थर्ड ईयर का 10% पर पीवीएफ बता दिया, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एट 10% आईआरआर। 3 साल का 10% पर एन्युटी फैक्टर भी बता दिया।
मार्क कर लेते हैं जी। पीवीएफ है 0.7153 एंड एएफ है 2.4868। क्वेश्चन कहता है जी स्टेट वेदर द लीज कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस लीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब अगर मुझे ये कॉन्स्टिट्यूट करना है कि ये फाइनेंस लीज है कि नहीं है, किस बेस पे करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इनटू 100 करूंगा। दिक्कत क्या आ गई, मेरे पास फेयर वैल्यू भी है 10 लाख, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीज रेंट कितना है, वो क्वेश्चन है नहीं दिया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी पॉपुलर है जहां पर क्वेश्चन लीज रेंट ही नहीं देता, तो पहले आपको लीज रेंट निकालना पड़ेगा। लीज रेंट निकालने के बाद आप ये वाली कंडीशन लगाओगे, अगर 85% या उससे ज्यादा है तो फाइनेंस लीज बन जाएगा। और उसके बाद कहता है जी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालो। अगर फाइनेंस लीज होगी तभी तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकलेगी, तो क्वेश्चन में ही उत्तर छुपा है कि फाइनेंस लीज तो पक्का है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकलेगी आपकी, ये किसके लिए निकलेगी? लेसर के लिए। तो लेसर क्या करेगा जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करेगा। ये सभी टर्म्स हम सीख लेंगे अभी, डोंट वरी। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न में जो है हम निकालते हैं लीज रेंट। किस तरह से निकलता है सिखाता हूं। सबसे पहले एज्यूम कर लो जी, लेट द एनुअल लीज रेंट भी ₹X। अब पहले 3 साल तक आप क्या दे रहे हो? लीज रेंट, यानी कि x मल्टीप्लाई कर दो एन्युटी फैक्टर जो कि 2.4868 है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई। तीसरे साल में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मिल रही है 1 लाख की, 0.7513 से मल्टीप्लाई किया ये, तो ये टोटल वैल्यू आ गई जी आपकी इतनी। अब ये जो इक्वेशन है ये आपने बना लेनी है। कई बार क्वेश्चन इसके बारे में खुद कह देते हैं, अगर नहीं कहता तो अज्यूम करना ही होता है इसके बिना, नहीं तो लीज रेंट निकल नहीं पाएगा। कि भैया आपका जो लीज रेंट है ये और आपकी जो रेजिडुअल वैल्यू है, उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू जो मिलाकर है वो कॉस्ट ऑफ द एसेट के इक्वल बनती है। जब इस तरह से करेंगे तो x आपका आ जाएगा जी 371,912, यानी कि जो एनुअल लीज रेंट है जिसको हमने x माना था वो 3,71,912 रुपए आ गया। अब लीज का नेचर डिटरमिन करने के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेस ही निकालना होगा। प्रेजेंट वैल्यू एमएलपी के लिए आप लीज रेंट को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 924871 आ गया। याद रखिए प्रेजेंट वैल्यू एमएलपी लेस ही निकालने, इसमें यूजीआरवी को नहीं लेना। तो कंडीशन आपने लगा दी जो मैंने भी बताया, फॉर्मूला लगा देंगे। वेदर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और नॉट। तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से इसमें डाटा भर दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेस हमने निकाल लीजिए 924871, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 10 लाख, तो ये आ गया जी 92.49%। तो हम क्या कहेंगे, एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेस सब्सटेंशियली कवर्स द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, सो दिस लीज कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस लीज, को फाइनेंस लीज माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है जी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकाल दो। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम के लिए पुत्र यू नीड द टू थिंग्स, वन इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द अदर इज नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सीधी सीधी बात है, आपने सिंपल सा ही क्या करना है कि भैया लेसर को कितने रुपए की रिटर्न आएगी, कोई प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं करनी, ग्रॉस बात करो कि कितने रुपए आपको आएंगे। तो एमएलपी आएगी, एक तो आपको लीज रेंटल आएंगे 3,71,912 के 3 साल तक, और उसके अलावा एक यूजीआरवी आएगी जी आपको 1 लाख रुपए की। तो टोटल पैसा ग्रॉस टर्म्स में आएगा इतना। अब इसी की आप निकाल लोगे प्रेजेंट वैल्यू, इसी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, उसको कहा जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो जो 371,912 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एन्युटी फैक्टर से, और जो 10वें तीसरे साल में 1 लाख रुपए का आ रहा है यूजीआरवी, उसको पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया जी 10 लाख। तो फाइनली आप क्या करेंगे, आप ग्रॉस में से नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे और जो बैलेंस बचेगा हम कहेंगे यही हमारा क्या है जी, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न हल करना होता है। ये सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट 3-4 चीजें पूछ लेता है। लीज रेंट की कैलकुलेशन भी करवा ली एक्स मान के, फिर ये भी पूछ लिया कि फाइनेंस लीज है कि नहीं है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम भी निकलवा ली, जिसके लिए ग्रॉस और नेट दोनों करना भी पड़ गया। तो इसलिए इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द मतलब फेवरेट क्वेश्चन है जी। ठीक है, चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको भी जरा देख लें। कहता जी ग्रेचुटी एंड पेंशन वुड बी एग्जांपल ऑफ, क्या ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, क्या ये लॉन्ग टर्म है, क्या ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है, नन ऑफ द अबव है। अब ग्रेचुटी और पेंशन जब तक एम्प्लॉय हमारे पास सर्व कर रहा है भाई तब तक थोड़ी ये चीजें दी जाती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद दी जाती हैं। तो ये क्या बनेगा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो करेक्ट ऑप्शन जो है पुत्र वो कौन है, सी है इसका करेक्ट उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन कहता है जी इन केस ऑफ एन ऑपरेटिंग लीज आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑपरेटिंग लीज के लिए बताओ क्या करेक्ट है। पहला ऑप्शन, लेसर कंटिन्यूज टू शो द लीज्ड एसेट्स इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेसर derecognizes the asset from its balance sheet, lesser discontinues to claim the depreciation, या lessee recognizes the assets in its balance sheet। ऑपरेटिंग लीज में होता क्या है, लेसर ने लेसी को चीज दी यूज करने के लिए, लेकिन उसका मालिक लेसर ही रहता है, लेसर ही अपनी बुक्स में दिखाते हैं उस एसेट को, लेसी नहीं दिखा सकता, और जिसकी बुक्स में एसेट है डेप्रिसिएशन भी वही क्लेम करता है। तो एक बार वापस से पढ़ते हैं, लेसर कंटिन्यूज टू शो द लीज्ड एसेट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, ये करेक्ट लगता है।
दूसरा लेसर डी रिकॉग्नाइजेज द एसेट, नहीं नहीं नहीं, ऑपरेटिंग लीज में लेसर डी रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेसर डिसकंटिन्यूज टू क्लेम डेप्रिसिएशन, नहीं, लेसर ही डेप्रिसिएशन लेता है क्योंकि ओनर वही है। लेसी रिकॉग्नाइजेज द एसेट इन हिज बैलेंस शीट, नहीं। तो पहली ऑप्शन जो ए पॉइंट था पुत्र वही करेक्ट आंसर है कि लेसर कंटिन्यूज टू शो द लीज्ड एसेट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट शीट। तो लेसर ही अपने यहाँ इस बुक्स ऑफ अकाउंट में लीज एसेट दिखाएगा, लेसर नहीं दिखा सकता। ऑपरेटिंग लीज में लेसर कंटिन्यूज टू बी द ओनर, वही एसेट का मालिक है, वही एसेट दिखाएगा बैलेंस शीट में और वही डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। और फिर सर जो लीज रेंट होगा उसका क्या करेंगे? जो लीज रेंट है लेसी अपनी किताबों में पी&एल में उसको खर्चा दिखाता रहेगा लीज रेंट को, और जो लेसर है क्योंकि उसे मिल रहा है उसके लिए इनकम है, तो अपने पी&एल अकाउंट में क्रेडिट करते हुए उसको इनकम के तौर पर लीज रेंट को पुत्र दिखाता रहेगा। ये कहानी है ऑपरेटिंग लीज की, ठीक है ना। बाकी किसी को फिर से डाउट हो बता दूं, नोट्स कहां मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, इस सेशन के भी और जितने पुराने सेशंस हैं उनके भी और जो आने वाले सेशंस हैं उनके भी, ठीक है जी। इसी के साथ मिलता हूं, अलविदा पुत्र, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय बाय।